हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। क्लास 9 का जो चैप्टर है हम लोग का, जो मोशन चैप्टर कर रहे थे, उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। और हम लोग इसका जो मैथ वगैरह जो सोल्यूशन था उसका पिछले वीडियो में ही हम लोग बात कर चुके हैं। इसका लगातार 2 वीडियो बन चुका है। इसका जो मैथमेटिक्स का जो भी सवाल है इसका, ठीक है, और न्यूमेरिकल सब उसमें बनाया गया है। आप नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। चलिए, तो 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या सवाल पूछा जा रहा है इसमें। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्या बताइए, क्या जो एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन क्या 0 होगा? क्या अब तो पहले बता चुके हैं कि विस्थापन जो होता है वो 0 भी हो सकता है, बता चुके हैं। तो क्या ये 0 हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो हाँ, 0 हो सकता है। लेकिन अगर होता तो कब होता है, उसका उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा कि कब होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देते हैं। तो लिखो हाँ, हाँ विस्थापन 0 हो सकता है। हाँ विस्थापन 0 हो सकता है। तो बिल्कुल 0 हो सकता है। कब होगा? कब होगा? यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंच जाए। अगर जहां से स्टार्ट किए वहां पर फिर से वापस आ जाए तो फिर बोलेंगे कि हम लोग इसका जो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। क्या बोलेंगे? 0 हो गया। मतलब जहां से स्टार्ट किए अगर फिर से वहीं पे वापस आ जाएगा तो बोलेंगे 0। इसका एक उदाहरण भी देना पड़ेगा, एग्जाम्पल। चलिए इसका लिए एक उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण भी डाल देते हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन चलिए, तो एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन। मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, इस प्रकार का एक पथ है, और मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं और ये इस प्रकार घूमना स्टार्ट किए, इस प्रकार घूमना स्टार्ट किए, और घूमते 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 क्या हो गया? ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या हो गया? फिर से यहाँ पहुँच गया। तो उस कंडीशन में इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? उस कंडीशन में विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे वापस आ गए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो भी मैथमेटिक्स वाला आपको है, जो न्यूमेरिकल्स वाला वो सब नहीं बनाएंगे। आज के दिन में कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे।
विस्थापन के लिए निम्नों में कौन सही है? आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही होगा विस्थापन के लिए। अब विस्थापन के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। विस्थापन के बारे में पूरी तरह डिटेल बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। यह शून्य नहीं हो सकती, बता चुके हैं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन शून्य हो सकती है। इसका परिमाप वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होती है। क्या दूरी अधिक होती है या नहीं होती है? नहीं, अधिक नहीं होती। एक तो समान हो सकती है या फिर कम हो सकती है, लेकिन अधिक तो नहीं हो सकती है। तो दोनों ही क्या हो जाएगा? दोनों ही हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर लिखो, उत्तर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो क्यों गलत हो गया? ए नंबर की अगर बात करें, यह शून्य नहीं हो सकती है। तो क्या यह शून्य नहीं हो सकती? बिल्कुल, ये तो शून्य होता है। यह शून्य तो यह शून्य हो सकती है। एक नंबर का जो सवाल है, यह शून्य हो सकती है। बी नंबर में इसका परिमाप वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा, 2 नंबर का आंसर, वस्तु द्वारा तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आगे लिख लीजिए। एक काम करो, इसका परिमाप भी लिख लो। इसका परिमाप वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम या बराबर हो सकती है। कम या बराबर हो सकती है। तो एक तो कम होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन अधिक तो कभी नहीं हो सकता। अधिक नहीं हो सकता है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग बना चुके हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बनाते हैं। 5 नंबर या फिर 4 नंबर देख लेते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे अभी, ठीक है। चलिए देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाल एवं वेग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते इसको। चलिए, चाल एवं वेग में अंतर आपको बताना पड़ेगा। एक काम कीजिए, बीच में लाइन खींचिए और वेग। वैसे दोनों के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है, फिर भी आपको लिखा देते हैं। चलिए, इन दोनों के बारे में बात ऑलरेडी हो चुका है। इसका पहले डेफिनेशन दे दीजिए। चाल किससे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोला जाएगा? चाल कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक तो इसका आंसर हो गया। वेग की एक आंसर नहीं हुआ, वेग की बात करते इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इकाई समय में
किसी विशेष दिशा, देखिए वेग में दिशा दिशा का भी जरूरत होता है। इकाई समय में किसी विशेष दिशा किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी तय की गई दूरी या फिर विस्थापन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विस्थापन। बेटर तो होता है विस्थापन लिखो, ठीक है। इकाई समय में किसी विशेष दिशा में तय की गई विस्थापन या फिर दूरी भी बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। को क्या कहा जाता है? वेग कहते हैं। चलिए, तो इकाई समय में किसी विशेष दिशा, इसके लिए दिशा का भी जरूरत पड़ता है। तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है, सॉरी वेग कहा जाता है। और इसके बारे में और एक पॉइंट लिखो। आप देखिए ये कौन सा राशि होगा? ये अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसके लिए क्या नहीं है? अदिश राशि इसलिए हो गया क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। अगर दिशा नहीं है तो ये अदिश राशि हो जाएगा। सिर्फ परिमाप है लेकिन दिशा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। इसमें क्या होगा बताइए? क्योंकि इसमें देखिए परिमाप के साथ साथ क्या है? परिमाप के साथ साथ दिशा भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। यह क्या है? यह सदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होता है। यह फिक्स है कि चाल जो होता है हमेशा धनात्मक में ही होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। यह ऋणात्मक तथा धनात्मक यह ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ही हो सकता है। यह ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है। या लिखो तो बेटर होगा, यह ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। नोट करते चलिए साथ में। तो यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही हो सकता है वेग में, लेकिन ये फिक्स है कि ये क्या होगा? धनात्मक ही होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाप उसकी औसत चाल के बराबर होगा? औसत वेग और औसत चाल कब बराबर हो सकता है? औसत चाल कब बराबर होगा? चलिए, तो औसत वेग और औसत चाल तभी बराबर हो सकता है
जब विस्थापन कोमा तय की गई दूरी के बराबर हो, तो औसत वेग और औसत चाल तभी बराबर हो सकता है जब विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर हो। तो विस्थापन और क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी जब बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में औसत वेग और औसत चाल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब विस्थापन और तय की गई दूरी बराबर होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, औसत वेग और औसत चाल बराबर हो जाएगा। जल्दी करके नोट करते चलिएगा साथ साथ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, हर साल ही पूछा जाता है लगभग, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पक्का आ जाता है। चलिए इसका आंसर दे देते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो लिखो एक गाड़ी का ओडोमीटर, ये सभी ने देखे होंगे, ये गाड़ी में लगा रहता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर तय की गई दूरी को मापता है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन है इसका, उसका भी सॉल्यूशन दे देते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। जब वस्तु एक समान गति से होती है तब उसका मार्ग कैसे दिखाई देता है। एक समान होने पर कैसे दिखाई देगा उसका मार्ग, उसका रास्ता किस टाइप का दिखाई देगा, बताइए। चलिए उसका उत्तर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जब वस्तु एक समान गति से होती है तब इसका मार्ग कैसे दिखाई देता है। एक सरल रेखा, एक सीधा लाइन जैसे दिखाई देगा। एक सरल रेखा जैसे दिखाई पड़ती है। तो कैसे दिखाई देता, जब एक समान में होता है तब एक सरल रेखा जैसे दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, एक सरल रेखा जैसे दिखाई पड़ता है। तो यही था इसका आंसर। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको लिखना है किस प्रकार था, एक सरल रेखा जैसा। कैसा था, एक सरल रेखा जैसा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान त्वरण से गति में है, कब कहेंगे। किसी वस्तु में एक समान त्वरण किसी वस्तु में एक समान त्वरण में है
एक समान त्वरण गति में, एक समान त्वरण गति में, एक समान त्वरण गति में किसी वस्तु में एक समान त्वरण गति में है यदि 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 वस्तु समान समय दर पर समान समय दर पर लगातार बढ़ता या घटता है। किसी वस्तु में एक समान त्वरण गति में है यदि वस्तु एक समान दर पर लगातार बढ़ता या घटता है तो भी बोलेंगे कि ये एक समान दर में है। ठीक है, एक समान किस में है, एक समान त्वरण में है। कब? जब क्या होगा, वस्तु समान समय दर पर लगातार बढ़ता या घटता है। मान लीजिए एक घंटा में जितना बढ़ेगा फिर और एक घंटा में उतना ही बढ़ेगा, फिर और एक घंटा में उतना ही बढ़ेगा, या फिर एक घंटा में उतना ही घटेगा, फिर एक घंटा में उतना ही घटेगा, उसी को बोला जाता है क्या, एक समान त्वरण। ये तो एक नंबर का हो गया। 2 नंबर का क्या हो सकता है, किसी वस्तु में असमान त्वरण गति में है किसी वस्तु एक समान में हटा तो बेहतर होगा। किसी वस्तु एक समान त्वरण गति में है यदि वस्तु समान समय दर पर समान समय दर पर लगातार बढ़ता या घटता नहीं है, बढ़ता या घटता नहीं है तो बस इसमें अंतर क्या है, नहीं लिख देना है, बाद बाकी काम खत्म हो जाएगा। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख के रखिए, क्या पता कौन सा आ जाए। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। आप जानते हैं, आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं, जब आप ग्राफ वाला हम लोग बनाए तो उस कंडीशन में ही आपको बता चुके हैं कि जब समान वाला एक समान वाला होता है उस क्या होता है, सीधा होता है। जब असमान वाला होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। कर्व कहने का मतलब क्या होता है, वक्र होता है, बता चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी इसका आंसर आपको अब लिखा देते हैं। किसी वस्तु के एक समान समय एक समान गति के लिए
क्वेश्चन को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ कैसा होता है? किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। कैसे होती है ना, प्रकृति कैसे होती है? एक सीधी रेखा होती है। एक तो कैसा होता है? एक सीधी रेखा होती है। जबकि असमान के बारे में बात करेंगे। जबकि असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ कैसे होती है? वक्र रेखा होती है। वक्र रेखा तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब कुछ हम लिखा दिए हैं और आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम सब कुछ लिखा दिए हैं, कोई भी नहीं बचा। ये जो चैप्टर ये पूरी तरह फिनिश हो चुका है। अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और ये जो भी चैप्टर में पूरी हम लिखाएं, आपको पूरी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर बेकार हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।